ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन प्रदर्शन के बाद जश्न पर हंगामा है। संसद में प्रश्न, सीजेपी का जश्न। आपको याद होगा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तस्वीर आई थी सीजेपी इस्तीफे के बाद कैसे मंच पर खुशी का इजहार कर रही थी। और इसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री संसद पहुंचे थे। संसद में बीजेपी के दूसरे नेताओं से घिरे हुए थे। मकसद था यह दिखाना कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ पार्टी, सांसद और नेता खड़े। उनका स्वागत देखिए किया गया किस तरह से शिक्षा मंत्री का। तो पूर्व शिक्षा मंत्री संसद पहुंचे थे, लेकिन सीजेपी के वीडियो वायरल हैं। सीजेपी जश्न मना रहे थे इस्तीफे के बाद। आंदोलन की आग अभी थमी भी नहीं कि शुरू हो गया नया बवाल। बवाल को हवा दिया इन तस्वीरों ने। इधर संसद में पेपर लीक बिल पर कोहराम मचा था, उधर सोशल मीडिया पर आंदोलन करने वालों की नाचते थिरकते तस्वीरें वायरल थीं। जो कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के हित के लिए कल तक आर पार कर रही थी, वो 5 स्टार होटल में जोरदार जश्न में डूबी थी। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। सवाल ये बनता है कि आपकी प्राथमिकता और प्रायोरिटी क्या है, आपकी नियत और इंटेंशन क्या है। को तो बर्गर खाने के लिए निकाल दिया, अब ये व्यक्ति पार्टिंग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कार्रवाई होगी। पार्टी वाले बवाल के साथ पीएम के अपमान पर भी भारी घमासान और हंगामा मचा है। बड़ी बड़ी हस्तियां कह रही हैं कि सवाल और आंदोलन अपनी जगह, लेकिन क्या इतना घिर जाएंगे कि पीएम के अपमान और अपशब्दों पर उतर आएंगे। किसी भी राष्ट्र की असली पहचान उसके नेताओं से कम उसके नागरिकों की भाषा और व्यवहार से अधिक होती है। अब देखिए जरा, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी मनाई है उस पर सियासी सवाल उठ रहे हैं। क्या रहा है ये आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें डांस की। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ये वीडियो पोस्ट कर पूछा, सच में का सीजेपी की लीडरशिप होटल में जीत का जश्न मना रही। वो दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा होने के बाद ये तथाकथित युवा एक्टिविस्ट संगीत बजाकर नाचने लगे। और भी गंभीर सवाल उठाते हुए जेठमलानी ने पूछा, पूरे आंदोलन में यात्रा, खाने पीने, रहने की जगह, साजो सामान और लॉजिस्टिक्स का खर्च किसने उठाया। आंदोलन करने वाले उन लोगों को पैसे किसने दिए जिन्होंने दिल्ली में तनाव और अशांति बनाए रखी। बीजेपी नेता अमित मालवीय कह रहे हैं सबको जश्न मनाने का हक है, लेकिन समय और जगह सही होना चाहिए। आंदोलन को छात्रों के लिए न्याय की लड़ाई के तौर पर पेश किया, जिसमें छात्रों की आत्महत्या का जिक्र नैतिक आधार के रूप में किया गया। तो उसके ठीक बाद डांस और जश्न की तस्वीरें अजीब और बेमेल लगते हैं। दीपके के ग्रुप के सौरभ और आशुतोष का जश्न सवाल खड़े करता है। कई छात्रों को अब लग सकता है कि उन्हें गुमराह किया गया। क्या छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया। शहजाद पूनावाला ने लिखा, बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी का बयान छात्रों के समर्थन में आया और आप लोग 21 छात्रों की आत्महत्या के बाद पार्टी कर रहे हैं। अब संवेदनशीलता कहां है। पाखंड और बेशर्मी की हद हो गई। इन सब का जवाब दिया सौरभ दास ने, सीजेपी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा यह जेनजी का स्टाइल है, हमारी पीढ़ी अलग सोच रखती है। सरकार और कुछ लोग नई पीढ़ी की सोच भाषा को नहीं समझते हैं। हम जितने दिन जरूरत होगी सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं, हम नाचते भी हैं, विरोध कर सकते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हुए भी। बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए हमें वैसा दिखने की जरूरत नहीं है जैसा पिछली पीढ़ियां सोचती हैं कि कोई आंदोलन होना चाहिए, इसका मतलब किसी का अपमान करना नहीं। कल आंटी
अंकल आंटी शिकायत करते रहें, उन्हें हमारे साथ तालमेल बिठाना ही होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और खुद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास। जिन लोगों ने 21 स्टूडेंट्स की आत्महत्या की बात करके प्रोटेस्ट किए थे, आज वो पार्टी मोड में। पार्टी करना और डांस करने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या ये समय था वो करने के लिए? और क्या ऐसे करने के बदले आप अगर प्रोटेस्ट करते कर्नाटका में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए, जहां पेपर लीक हुए, पंजाब में, हिमाचल में और बाकी स्टेट्स में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो क्या वो ज्यादा सही नहीं रहता? बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। ये कॉकरोच बोलिए, खटमल बोलिए, मच्छर बोलिए, जो वीडियो आया है सौरभ दास का, वो पार्टी कर रहे हैं। ये जो नीट के जो छात्र जो अपना सुसाइड, अपना जान लिए हैं, आत्महनन किए थे, उनके मृतदेह पे उनको वो नाच रहे हैं क्या? महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। ये बात सही है कि इनको फंडिंग कहीं से हो रहा है। ये पता चला है कि बुकिंग हो रही है, कोई दुबई से, कोई बांग्लादेश से, कोई कुवैत से, कोई कहीं से इनके खाने की बुकिंग हो रही है। विपक्ष है, जो प्रदर्शनकारी हैं, छात्र हैं, उनका चरित्र हनन करना भारतीय जनता पार्टी का मेन यूएसपी है। ना इनके भारत पाकिस्तान, ना हिंदू मुसलमान, ना पाकिस्तान का एजेंट, चाइना का एजेंट। अगर थे सीजेपी के लोग तो आपके मंत्री काहे नंगे पैर जाके उनसे बात कर रहे थे? पहले उनसे पूछो ना। बीजेपी के नेताओं ने डांस पर सवाल उठाए, सीजेपी के और पार्टी के नेता प्रदर्शन के तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रदर्शन में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, पीएम मोदी के खिलाफ जो अपमान करने वाले पोस्टर सामने आए, उनमें से एक है, तो उन सब पोस्टर्स में से सबसे बेहतर था जो आपको दिखा सकते थे हम स्क्रीन पर, वो हम दिखा रहे हैं, वरना पोस्टर्स ऐसे थे जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए भी नहीं जा सकते। इसमें प्रधानमंत्री के हाथ में मेलोडी है और ऊपर लिखा है पेपर लीक कब बंद होगा। ये उन सब पोस्टर में सबसे सभ्य पोस्टर था जो हम आपके सामने रख पाए। इसके अलावा विरोध करने के तरीकों में भी ये भी सबसे सभ्य विरोध था, वरना बहुत से तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते। सरकार पूछो अब तो रिजाइन दे दो, अब रिजाइन कर लो। तो जो अभद्र प्रदर्शन था, अब उस पर एक्शन शुरू हो गया है, पुलिसिया कार्रवाई उस पर होगी। सीजेपी के प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित और भद्दे नारे लगाए गए, पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द और अपमानजनक वीडियो तक पोस्ट किए गए। पीएम के खिलाफ पोस्ट पर दिल्ली पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन में, चुन चुनकर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जा रहा है जिनसे मोदी के खिलाफ भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की गई। सोशल मीडिया से विवादित पोस्ट और वीडियोज हटाए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो और पोस्ट जारी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अनुपम खेर ने कहा, अनुपम खेर जैसी हस्तियां इस अभद्र भाषा को लेकर बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा छात्र आंदोलन खत्म होने और समाधान मिलने पर उन्हें खुशी है, लेकिन आंदोलन में कुछ लोगों की भाषा, वीडियो और नारों से वो दुखी हैं। उन्होंने कहा पीएम के लिए जिस अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसे देखकर मन बहुत व्यथित है, क्योंकि यह सिर्फ एक शख्स का सवाल नहीं है। हम किसी नेता से असहमत हो सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब तर्क खत्म हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं, तब बहस नहीं बचती, सिर्फ और सिर्फ शोर बचता है। निर्वाचित प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उनका विरोध हुआ, दुख इसका है कि विरोध की भाषा इतनी संकीर्ण कैसे हो गई। सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग इस गिरी भाषा का हिस्सा बन गए। हमें असहमति जताने का हक है, सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन हमें अपनी भाषा को इतना घटिया नहीं होने देना चाहिए कि विचारों से पहले हमारी भाषा ही हमारे चरित्र की पोल खोल दे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनुपम खेर। तर्क समाप्त हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं, तो बहस नहीं बचती, सिर्फ शोर बचता है। दुख इस बात का नहीं कि उनका विरोध हुआ, लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है। दुख इस बात का है कि विरोध की भाषा इतनी छोटी हो गई। प्रश्न पूछें, अवश्य पूछें, सत्ता से जवाब भी मांगे,
लेकिन अपने शब्दों को इतना गरीब ना होने दें कि वो हमारी बात से पहले हमारा चरित्र बता दें। जो उन्होंने गारंटी किया था वो गारंटी में वो अमल करें, वो सबसे ज़रूरी बात है। अगर नहीं करेंगे तो युवा फिर से रोड पे आने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है रोड पे बैठने के लिए। 36 दिन हम लोग बैठे, वैसे ही हम लोग आगे भी बैठ सकते हैं। ऐसे नेता जो इतने समर्पित हैं हर छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर बड़े से बड़े मुद्दे के लिए, वो जिस तरह से देशवासियों के लिए समर्पित है, ये पूरी विश्व के लिए एक प्रेरणा। और आपने देखा उन्होंने जैसे जो भी है जिस तरह से कमेटी बिठाई है अब इस चीज़ के लिए, हाई पावर्ड पैक्ट जो है एक स्क्वाड हो गया जो इस काम पे एग्जामिनेशन के लिए जो है काम करेगा। एक सच यह भी है कि सारे जेनजी ऐसे नहीं, जैसे प्रदर्शन करने वाले बहुत से छात्र और जेनजी नजर आ रहे थे जो अभद्र प्रदर्शन कर रहे थे, गालियों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक ब्रश से सबको नहीं पेंट किया जा सकता, लेकिन जेनजी की भाषा अलग हो गई। शायद बहुत से लोग नहीं समझते, बहुत से ऐसे रील और वीडियो आए जिसमें जेनजी अजब अजब इशारे कर रहे थे। पुलिस वालों के लिए समझना मुश्किल था ये इशारे क्या हैं, ये बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, तो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाना है तो अभद्र भाषा नहीं, लेकिन जेनजी की जो नई भाषा है उसे भी समझना होगा कि क्या है ये नई भाषा। ये जो आप देख रहे हैं बहुत से लोग नहीं समझते ये इशारा क्या है। इसे फिंगर हार्ट कहते हैं। अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर छोटा दिल बनाना, मतलब प्यार, सपोर्ट, सम्मान या व्यंग के साथ प्रतिक्रिया देना। जेनजी ने जंतर मंतर आंदोलन में इसका खूब इस्तेमाल किया है। व्यंग और शांति से अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल किया, यह दिखाने के लिए कि विरोध के बीच भी उनका अंदाज अलग है। एक और इशारा ये आपने देखा होगा, पॉइंटिंग फिंगर कहते हैं इसे। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को एक दूसरे की ओर करना, मतलब मैं थोड़ा शर्मीला हूं, अब क्या करें। मीम स्टाइल में कई बार जेनजी ने अपनी बेबसी दिखाई है, झिझक या सिस्टम पर व्यंग दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। अगला इशारा देखिए, हार्ट हैंग, दोनों हाथों से बड़ा दिल बनाना, मतलब एकजुटता, समर्थन और साथ होने का संदेश है। जेनजी ने जंतर मंतर में साथियों के प्रति समर्थन दिखाया और हम सब साथ हैं का संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया है। एक और साइन देखिए, पीस या वी साइन, दो उंगलियों से वी बनाना, मतलब शांति, उम्मीद और सकारात्मकता। शांतिपूर्ण विरोध और सकारात्मक संदेश देने के लिए जेनजी ये दिखाते रहे कि नतीजे उनके पक्ष में होंगे। इस साइन को देखिए, बच्चों को करते आपने देखा होगा, शायद इसके मायने ना पता हो। इसे कहते हैं शाका साइन। अंगूठा और छोटी उंगली बाहर, बाकी उंगलियां मुड़ी हुई, मतलब रिलैक्स और बेफिक्र रहना। तनावपूर्ण माहौल में भी बेफिक्र और आत्मविश्वास दिखाने के लिए, मतलब किसी बात या कार्रवाई से वो परेशान नहीं है। ये साइन देखिए, इसे कहते हैं रॉक साइन। तर्जनी और छोटी उंगली ऊपर, बीच की उंगलियां मुड़ी हुई, मतलब जोश, ऊर्जा और उत्साह का भाव। जेनजी ने इसके जरिए उत्साह और ऊर्जा दिखाई है, हर हालात में जीतने का जज्बा दिखाया है। अब ये इशारा देखिए, इसे हाई फाइव कहते हैं। दो लोगों का हथेलियां मिलाना, मतलब बधाई, जीत, टीम वर्क और मोटिवेशन। एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है, एकजुटता दिखाई है। ये आज के दौर के जेनजी के इशारे हैं, साइन हैं, संकेत हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जेनजी की पावर है ये कुछ भी कर सकती है। बहुत ही खुशी हुई है आज के दिन हमें। ताकत कोई नहीं दिखा पाए, बस जेनजी ने झुका भी दिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लॉट्स ऑफ मुद्दे लाइक सड़क स्पेस से ला रहे हैं हम, तो वो सारी चीजें भी हैं। अगर वो चल रहा है तो हम उनको भी देख रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी जो जेनजी यूनियन थी हमारे साथ खड़ी रही। जेनजी की बहुत बड़ी जीत है फिलहाल के लिए। तो प्रदर्शन करने वाले बहुत से जेनजी के प्रदर्शन के तरीकों पर सवाल उठे, उनकी भाषा पर सवाल उठे। इस्तीफे के बाद और प्रदर्शन के दौरान भी नितिन गडकरी टारगेट पर आए। उनके खिलाफ भी अभद्र पोस्टर और गलत पोस्टर बनाए गए। कुछ इस तरह के पोस्टर नितिन गडकरी के खिलाफ थे कि अगला टारगेट नितिन गडकरी है, अगला नंबर नितिन गडकरी का, और E20 पेट्रोल की वजह से
वो टारगेट पर थे कि लगे हाथ नितिन गडकरी को भी लपेट लो, इस तरह के पोस्टर बने हुए थे। अब नितिन गडकरी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। देखिए, इथेनॉल विवाद पर मोदी के मंत्री ने एक बड़ा कदम तब उठाया जब नितिन गडकरी के खिलाफ कई दावे किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डीफेक शेयर हो रहे थे और जिसमें उन्हें और परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। दावा किया है कि उनके परिवार की कंपनियां इस बिजनेस में और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से उन कंपनियों को फायदा हो रहा है, लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें गलत बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर नितिन गडकरी ने कहा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। E20 नीति पेट्रोलियम मंत्रालय की है, सड़क परिवहन की नहीं है। उन्हें फर्जी और एडिटेड वीडियो से अफवाह फैलाने का दावा किया है। साथ ही नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपील की है, कहा मेरी छवि खराब करने के लिए भ्रामक दावे हो रहे हैं, सभी भ्रामक वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पेज और डीपफेक पर एक्शन हो, मेटा, एक्स, गूगल और अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। अदालत ने गडकरी को सिविल सूट दायर करने की इजाजत दे दी है। उधर आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने कहा, मेरी मोदी जी से अपील है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, लगे हाथों E20 का भी समाधान कर दो। युवाओं E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी होगी। 1 अगस्त को केजरीवाल E20 पर टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे और अदालत से सभी भ्रामक वीडियो और पोस्ट तुरंत हटवाने की अपील की है नितिन गडकरी ने। अदालत ने गडकरी को सिविल सूट की इजाजत भी दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेता। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। हम सब मिलके जब आवाज उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। देखिए, E20 को साइंटिफिकली प्रूव किया है कि वह देश के हित में लिया गया डिसीजन है। सही कह रहे हैं नितिन जी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का डिसीजन है। नितिन जी को उसमें घसीटना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और अरविंद केजरीवाल को तो कोई मुद्दा चाहिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। राहुल गांधी की अखिलेश यादव की टीम हारी है तो कैसा बोलते हैं कि अमित शाह और गडकरी की बारी है, तो मतलब ऐसी इसी तरह की भूमिका रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। नितिन गडकरी जी ने पूरे रोड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो वो बात थी कि वहां प्रदर्शन करने वाले किस तरह का बर्ताव कर रहे थे, किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। वो लाठीचार्ज का मामला कोर्ट पहुंच गया है। ये जो तस्वीरें सामने आई थी कि पुलिस और RAF ने लाठी चलाई प्रदर्शनकारियों पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस पर खासा सख्त है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता, कोर्ट ने कहा। केवल प्रदर्शन भर से पुलिस की बर्बरता को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है। अब सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से जुड़ी हैं और इनमें आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले को लेकर चिंता जताई और कहा दोनों तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा हम गाइडलाइंस तय करेंगे, प्रोटोकॉल में एक रूपता जरूरी है। CJP ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। प्रदर्शन में कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और न सिर्फ इतना बल्कि पुलिस पर भी जो मारपीट हुई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी ठीक नहीं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वकील। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट में जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी उसको लेके जो याचिका मैंने फाइल की थी, आज वो लिस्ट हुई थी, लेकिन और भी याचिकाएं आ गईं तो कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि सेम कॉज ऑफ एक्शन है तो सारी याचिकाएं एक साथ सुनी जाएं और मामले को कल के लिए सूचीबद्ध किया है। हमारी याचिका में मांग ये की गई है कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी थी उसके अगेंस्ट में
जो भी अरिंग ऑफिसर्स हों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और एक नेशन वाइड गाइडलाइन बने ताकि कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, अपने फंडामेंटल राइट को वो यूज कर सके, इसमें कोई बाधा ना बने। अब देखिए, लाठीचार्ज की तो बात हो रही थी, लेकिन लाठीचार्ज के साथ साथ पैलेट गन की बात हो रही थी कि ये ऐसी गोली चलाई गई जिसके बाद छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बदन पर जख्म है, छर्रे हैं। ये तस्वीरें सामने आई, राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया था। अब पैलेट गन चलाते हुए तस्वीर सामने आई है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान की। ये वो तस्वीर है जिसमें आरएएफ का जवान पैलेट गन चला रहा है। बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, ये लो, उसके लग गई है, ये लो, उसके लग गई है, ये लो, इसने गोली चला दे भाई, इसने फायर कर दिया। बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, ये लो, उसके लग गई है, ये लो, ये जो आप पीछे देख रहे हैं आरएएफ के जवान को, जिसके हाथ में बंदूक आप देख रहे हैं, ये लंबी बंदूक, यही पैलेट गन है। और ये इकलौता जवान आरएएफ का जिसने पैलेट गन चलाई। इस तस्वीर से तस्दीक हो रही है, लेकिन इस पर रिपोर्ट भी आने वाली है। रिपोर्ट आ गई है, क्या कहती है रिपोर्ट देखिए जरा। पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप आरएएफ पर था तो सीआरपीएफ ने जांच शुरू की और सूत्र बताते हैं कि शुरुआती जांच में पैलेट गन के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। आरएएफ के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायर किए थे। सूत्रों के मुताबिक 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, 2 जमीन पर लगे। उस जवान की पहचान कर ली गई है, उसकी ड्यूटी जंतर मंतर पर थी। पैलेट गन का इस्तेमाल तब हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। सूत्र बताते हैं कि पैलेट गन पर जांच पूरी रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आएगी और पैलेट गन का इस्तेमाल 2010 में कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए शुरू हुआ था। कम घातक है लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, आंखों पर खतरा हो सकता है। इसमें एक साथ 400 से 500 छर्रे निकलते हैं और नजदीक से गंभीर चोट लग सकती है। अगर तय नियम का उल्लंघन करके पैलेट गन का इस्तेमाल पाया जाता है तो विभागीय और आपराधिक दोनों स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर पैलेट गन से स्थायी विकलांगता या फिर आंखों की रोशनी चली जाती है तो गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़े आरोप में लंबी जेल भी हो सकती है। अब इस पर बवाल भी हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें निहत्थे युवा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पैलेट गन इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट आई है कि कनॉट प्लेस में 7 राउंड पैलेट गन के फायर हुए हैं और एक ऐसे युवा हैं जिनकी आंख में बहुत बड़ी चोट आई है और जो एक आंख से वो ब्लाइंडेड हो गए हैं, उनका विजन लॉस हो गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या पैलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है? पिछले सोमवार निहत्थे छात्रों के ऊपर आपने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, ये तो बर्बरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैलेट गन चलाने वाले आरएएफ के जवान पर एक्शन होगा। एक्शन की तैयारी उन पर भी है जो प्रदर्शन में मारपीट कर रहे थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि प्रदर्शन में अपराधी भी घुसे थे, ये खुद दिल्ली पुलिस कह रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस के साथ मारपीट हो रही थी, पुलिस पर लाठी चल रही थी, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा था। इस मारपीट में 1-2 नहीं, पुलिस के दर्जनों जवान घायल हुए थे। किसी का सर फट गया था, किसी के हाथ में चोट थी, किसी के माथे में चोट थी। आपको दिखाऊं कि अब एक एक चेहरा पहचाना जा रहा है कि इस प्रदर्शन में कितने अपराधी घुस गए थे। दिल्ली पुलिस ने तस्वीरें जारी की हैं, इन तस्वीरों को पहचान लीजिए, इन चेहरों को। दिल्ली पुलिस का दावा है ये जो चेहरे हैं ये अपराधी हैं, ये अपराधी तत्व दरअसल सीजेपी के प्रोटेस्ट पे घुसे और उसके बाद वहां इन्होंने हिंसा की। अब इनकी तलाश हो रही ये प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे, आखिर इनके बारे में जानकारी क्या है मैं आपको बताऊं।
जंतर मंतर के प्रदर्शन में 2873 अपराधी भी पहुंचे थे। ये जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं इन अपराधियों। इन अपराधियों पर हत्या, रेप, पॉक्सो के केस दर्ज हैं। तो क्या प्रदर्शन में पथराव और हिंसा में इनका हाथ है? पुलिस और अपराधियों और संदिग्धों की ऐसी 100 तस्वीरें मिली। FRS सिस्टम के जरिए ऐसे अपराधियों की पहचान हुई है। FRS का पूरा मतलब होता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि आधुनिक तकनीक पर आधारित AI से लैस कैमरे से होता है। ऐसे कैमरों में संदिग्धों की पहचान करने की विशेष सुविधा होती है। ये कैमरे लाइव संदिग्धों को पहचान कर तुरंत पुलिस को अलर्ट करते हैं। दावा किया जाता है कि ये FRS कैमरे अपराधियों के डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसी कैमरा वैन की तैनाती रहती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे आयोजनों में भी इन्हें लगाया जाता है। पुलिस को छात्रों के प्रदर्शन में बाहरी लोगों के आने का इनपुट मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक जंतर मंतर पर 2 ऐसी ही वैन से निगरानी हो रही थी। FRS कैमरों के जरिए प्रदर्शन में शामिल संदिग्धों की पहचान की जा रही थी और खास कैमरे से आंदोलन की आड़ में अपराधियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर, जिन्होंने रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, सुनिए जरा उनकी रिपोर्ट। इस वक्त मैं FRS के कंट्रोल रूम में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड आ रही है और सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग निकल रहे हैं। अब FRS सिस्टम काम कैसे करता है? जो FRS इनेबल कैमरे हैं वो यहाँ पर अगर कोई अपराधी घूम रहा है या कोई संदिग्ध है, कोई असामाजिक तत्व है जिसका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की पहचान करता है और तुरंत उनकी तस्वीर यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो उनका डोजियर है, यानी कि जो उनका पुराने केस हैं, उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है। क्रिमिनल्स जो जितने भी हैं, हजारों की संख्या में इसका डेटा यहाँ पर है और इस तरह से दिल्ली पुलिस तुरंत ऐसे बदमाशों को आइडेंटिफाई करती है और अगर कोई कार्रवाई बनती है तो तुरंत मौके पर कार्रवाई भी होती है। तो पुलिस उन आपराधिक तत्वों पर एक्शन की तैयारी में है जो प्रदर्शन में घुस गए, लेकिन अपोजिशन विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है। जिन छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, जो एक्शन लिया गया, उसके खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। आज पेपर लीक, एंटी पेपर लीक बिल इंट्रोड्यूस होना था, यानी सदन में रखा जाना था। मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंट्रोड्यूस किया। एग्जामिनेशन ब्रैकेट, अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशन ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर। तो आज संसद में एंटी पेपर लीक बिल आ रहा था, उसमें संशोधन। दूसरी तरफ देखिए, संसद के अंदर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था और कुर्सियों से उतरकर वेल तक आ गया। ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी। अब देखिए, छात्रों का सवाल और नए बिल पर भी बवाल चल रहा है। क्या हो रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47 चली। यूपी से बंगाल, बिहार और दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। यह सरकार झूठी है और सुधार इनके बस की बात नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा, पेपर लीक संशोधन बिल देश के युवाओं का मुद्दा है। विपक्ष पहले दिन से इस पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन अब विपक्षी सांसद सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे। राहुल और खड़गे जी से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं। प्रियंका गांधी ने कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में शामिल लड़कियों के माता पिता को फोन करके पूछा गया कि उन्होंने बेटियों को इजाजत क्यों दी। ये क्या बकवास है? क्या लड़कियां विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती? और प्रदर्शन वाली जगह पर AK-47 जैसे हथियारों की क्या जरूरत थी? इन लोगों को क्या हो गया है? छात्र आतंकवादी तो नहीं है। कंगना रनौत ने कहा, लगता है विपक्ष ने तय कर लिया है कि जब तक सत्ता नहीं मिलेगी वो संसद को काम नहीं करने देंगे, चाहे मुद्दे कितने भी अहम हो। पूरे देश को देखना चाहिए कि शिक्षा सुधार बिल पर विपक्ष क्या कर रहा है। उनका मकसद है कि देश में कोई काम ना हो क्योंकि उन्हें जनादेश नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी जब से सत्ता में आई है शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है। सरकार को ऐसी टास्क फोर्स बहुत पहले बना देना चाहिए था, लेकिन 2014 से लेकर अब तक सरकार आखिर क्या कर रही थी? निशिकांत दुबे ने कहा, विपक्ष कैसे चर्चा करेगा? वो तो खुद पेपर लीक के किंग हैं।
कांग्रेस के पास इन मुद्दों पर बात करने का नैतिक आधार नहीं। वो जानते हैं कि चर्चा हुई तो संसद में उनकी पोल खुल जाएगी। मनोज झा कह रहे हैं, आरजेडी सांसद, सरकार नीति नहीं नियत और इरादे ठीक करे। देश में क्या पहले सिस्टम या कानूनों की कमी थी? कानून होने के बाद भी पेपर लीक हुए और अयोध्या में डोनेशन डकैती हो गई। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा, छात्रों का हित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली हमारी प्राथमिकता है। कड़े कानून लाने के लिए ही मोदी सरकार बिल लाई है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और सिर्फ सियासत में लगा हुआ है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सांसद। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। सदन सर्वोच्च जगह है जहां जो कुछ देश में हो रहा है उसको बताने की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की, सरकार की है। तो मेरा सिर्फ कहना है, मासूम बच्चे पीटे जाएं, लाठियां पीटी जाएं, लड़कियों को पुलिस किया जाए, तो ये जगह गृह मंत्री अमित शाह जी का। आदतों से बाज तो आए नहीं है और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब? आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट बात रखे कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा और भविष्य में कोई भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसीलिए इसकी इतनी हैसियत। प्रधानमंत्री संसद में सांसद बवाल भी कर रहे हैं, पैलेट गन का मुद्दा भी उठा रहे हैं और बिहार में सीवान में AK-47 जो छात्रों पर चलाई गई उसका मुद्दा भी उठाया। उस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। तस्वीर देखिए। तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई थी कि सीवान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायर किया और दावा किया गया AK-47 से फायर किया गया। पथराव है, बड़े बड़े पत्थर से हो रहा है। देख रहे हैं ये AK-47 जो आपने देखी, AK-47 से फायर करने वाले पुलिस पर एक्शन हो गया। सम्राट चौधरी ने भी ये तस्वीरें देखी। बेशक छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया और इस बंद के दौरान 11 जिलों में पथराव और लाठीचार्ज की खबरें आई। सबसे ज्यादा हंगामा सीवान में हुआ, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली। सीवान में एक पुलिसकर्मी ने छात्रों पर AK-47 से गोली चलाई। AK-47 से फायरिंग की तस्वीर वायरल हुई तो जोरदार बवाल हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाए, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार को घेरा, राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा, कहा सिस्टम ही जानलेवा है। बात बढ़ी तो फौरन एक्शन हुआ, पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल AK-47 से फायरिंग करने वाला सीवान SP का बॉडीगार्ड है। अभिषेक पटेल नाम के उस पुलिसकर्मी पर विभागीय जांच हो रही है और इसी बीच AK-47 से फायरिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जनहित याचिका दायर की है। उस जनहित याचिका पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। पूरे देश में आज तक किसी आंदोलन में AK-47 नहीं चलाई गई, ये पहली घटना है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। छात्र किस्मत वाला था कि उनकी जान बच गई। तीनों हम मिल के आए हैं
किसके आदेश पे चला? जहाँ पे AK-47 यूज हुआ है वो गलत है, उसके हम लोग खिलाफ है। और स्टूडेंट्स पे जिस तरीके से जगह जगह पे लाठी चार्ज की गई है वो भी गलत है। पर ये बात सोनम वांगचुक जी जो CJP के संस्थापक हैं वो भी, और CJP की जो प्रवक्ता है वो भी ये बात को खुलेआम ये एक्सेप्ट किए हैं कि कई बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एंटी सोशल एलिमेंट्स उपस्थित थे, तो वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया। आप उसको निलंबित कर रहे हो, निलंबित करने से काम उसको कौन दिया, आदेश किसने दिया? जब तक नजीर पेश नहीं होगी इसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, और बर्खास्तगी के साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आदेश दिया, जो मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट थे वहां। कानून अपना हाथ में लोग लेगा तो जो कानून का रखवाला है उसको कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहाँ सरकार सशक्त रूप में हमारे सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। अब विद्यार्थी बहकावा में आकर के कुछ गलत काम करते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा कड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से ही आ रही है, पुलिस वाला सस्पेंड किया गया। खबर ये, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। बिहार में छात्र आंदोलन से जुड़ी ये खबर है, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ये फैसला सरकार ने किया। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस होंगे। गृह विभाग की तरफ से दी गई जानकारी कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज मुकदमे वापस होंगे। सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को छोड़ा जाएगा। आपको बताऊं लगभग 350 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे मुकदमे वापस होंगे और उन्हें छोड़ा जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन एक और प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुआ था, क्या वो भी छोड़ा जाएगा? कर रहे हैं लालू के लाल तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप पटना की बेउर जेल में बंद है, इनकी गिरफ्तारी भी प्रदर्शन पर हुई थी। खबर यह है कि तेज प्रताप ने खाना पीना छोड़ दिया था। इस बीच देखिए, तेजस्वी यादव आज रैली कर रहे थे बांकीपुर में। उपचुनाव है, उसके लिए तेजस्वी सड़क पर थे। तेजस्वी जोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद सम्राट चौधरी रैली कर रहे हैं। बांकीपुर वही सीट है जिस सीट से नितिन नवीन चुनाव जीते थे, उनके सीट छोड़ने के बाद यह सीट खाली हुई। आपको बताऊं कि तेज प्रताप जेल में बीमार हैं, खाने से इनकार कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव शनिवार रात से ही जेल में बंद हैं, लेकिन दावा है जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई है। तेज प्रताप यादव ने सीने में दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद जेल में उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसी बीच लालू के लाल ने जेल में नया संग्राम छेड़ दिया। दावा है तेज प्रताप ने जेल का खाना खाने से मना कर दिया। बेउर जेल में उन्होंने घर का खाना खाने की मांग की। तेज प्रताप के इनकार और डिमांड पर प्रशासन हरकत में आया। जेल अधिकारी खुद तेज प्रताप को मनाने के लिए पहुंचे। दावा है काफी मान मनौवल के बाद उन्होंने नाश्ता किया है। तेज प्रताप ने जेल में सुबह नाश्ते में रोटी, दाल और सब्जी खाई है। उधर तेज प्रताप की वकील ने जमानत याचिका दाखिल कर दी और दावा किया है कि FIR से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल तेज प्रताप बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन में गए थे, जहां छात्रों को समर्थन दिया, लेकिन वहां हिंसा हो गई। ऐसे में तेज प्रताप के खिलाफ 12 से ज्यादा धाराओं में केस दर्ज हुआ। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद उन्हें बेउर जेल भेज दिया गया। और इसी बीच तेज प्रताप की महिला मित्र रही अनुष्का के भाई भी सामने आ गए। आकाश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और वीडियो में संदेश लिखा, वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। मगर तेज प्रताप के भाई तेजस्वी ने सरकार को धमकी दी है, कहा उन्हें रिहा नहीं किया तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप की वकील। बना दिया और आपने उठा लिया, इट मीन कि इंटेंशनल हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। उनको शुगर का इशू है, BP का भी इशू है, और भी मतलब चूंकि ऑल ऑफ सडन जिस आदमी ने कुछ किया ना हो और इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो। उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है, माताजी भी बाहर थी, पूरी फैमिली बाहर थी इनफैक्ट।
और अकेले थे ये, उसके बाद इस तरीके का चीज़ अकेले झेलना भी बड़ा ये हर्ष हो जाता है किसी के लिए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हम लोग मूव कर रहे हैं उसको कि उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, बिकॉज वो उनके लिए सेफ नहीं होगा उनको जेल में रखना, क्योंकि उनका हेल्थ इशू बहुत है। तो तेज प्रताप प्रदर्शन कर रहे थे और जेल में है। सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे, आज डिस्चार्ज हो गए। सोनम वांगचुक मेदांता में भर्ती थे। कर रहा हूँ। नमस्कार सभी को। आखिर आज वो दिन आया जब कि मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, खा रहा हूँ धीरे धीरे और शरीर में भी जान आ रही है। जाते जाते आप सभी से मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आप सब ने छोटे बड़े पास के दूर के देश भर से सब आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम सब ने एक मुहिम, एक आंदोलन चलाई और हम कामयाब भी हुए और इसी तरह होते रहेंगे। आप सबसे हम जुड़े रहने की उम्मीद करते हैं। सबको सलाम, नमस्कार। ये आप देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक डिस्चार्ज हुए, मेदांता से निकले हैं। अब बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोलकाता में प्रदर्शन हुआ, देख रहे हैं। जो दिल्ली में हिंसा हुई, उस हिंसा के खिलाफ, सीजेपी के खिलाफ, कॉकरोच पार्टी के खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन कोलकाता में। अब देखिए, कोलकाता में भी पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी, तो पत्रकारों ने आज प्रदर्शन किया उनके साथ जो हिंसा हुई उसके खिलाफ। और देखिए, पत्रकारों के साथ जिन्होंने मारपीट की थी, शुभेंदु सरकार ने उनका इलाज किया, उन सबको गिरफ्तार किया और उसके बाद उनकी परेड करवाई। सड़कों पर नंगे पांव, बिना चप्पल जूते के परेड हुई जिन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की थी। कांग्रेस पार्टी थी के दूसरी तरफ कोलकाता के अलावा बीजेपी ने एक प्रदर्शन किया पंजाब में। पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है डी फार्मेसी पेपर लीक केस में। और ताज्जुब ये कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई टल गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, जहां आज कोर्ट में नीट पेपर लीक केस की पहली सुनवाई थी। पहले ही दिन सीबीआई के वकील नहीं थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। फिर कोर्ट ने सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट में 2 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। आरोपियों के वकील मौजूद थे, लेकिन सीबीआई का वकील नहीं था, लिहाजा कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 3 अगस्त तक टाल दी है। यह कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत बनाई गई है। नीट पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इसी कोर्ट में होगी। पीएम ने 23 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। नीट पेपर लीक में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पेपर लीक के लिए 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए। ये कोर्ट औरंगाबाद, नागपुर में है, जहां महाराष्ट्र के केस की सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला केंद्र के 23 जुलाई को लिखी चिट्ठी के बाद लिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील एपी सिंह। जल्दबाजी में कोई भी कार्य किया जाता है वो न्याय हित में नहीं होता। जस्टिस हरीट, जस्टिस सुपरहीट जमाने से हम सुनते और बोलते चले आए हैं। आज ये पहला दिन था नीट परीक्षा को लेके और शुरुआत हुई। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपॉइंट नहीं हुआ था, नहीं अपॉइंट हुए, कोर्ट बना दी गई, सब कुछ है। ये दबाव में जो काम होता है वो उचित नहीं होता, बैलेंस नहीं रहता।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क लिए चलते हैं जहां हंगामा और बवाल हो रहा है। देखिए पीओके के हालात क्या हैं, तो क्यों वोट करने नहीं निकल रहे हैं। बड़ी बात यह है, पीओके में मीरपुर, भीमर, कोटली की 13 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि इस मतदान के दौरान पोलिंग स्टेशन खाली नजर आए पूरी तरह से। पीओके के लोगों ने इस विधानसभा चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है। इस बहिष्कार का फैसला इमरान की पार्टी पीटीआई और जेएसी ने किया है। जैक पीओके की स्थानीय पार्टी है जो लगातार प्रदर्शन कर रही है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट समेत कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पीओके की जनता पाक की नीतियों और अत्याचार का विरोध कर रही है। इसी जैक को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, इस पार्टी पर बैन लगा दिया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे आंदोलन की चिंगारी और बढ़ गई और अब चुनाव का बहिष्कार हुआ। पीओके में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। पीओके में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 45 सीटों पर सीधे वोटिंग होनी है। 53 में 45। इन्हीं 45 सीटों के लिए ही पीओके में 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण की वोटिंग आज हुई, अगला चरण 2 को है और उसके बाद तीसरा और आखिरी चरण 10 अगस्त को होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। आइए अब आपको बताऊं कि पीओके की असलियत क्या है। पाकिस्तान का को एक्सपोज करते हैं, बेनकाब करते हैं, वो एक झूठ परोसता है पीओके को लेकर, और सच क्या है दोनों देखिए। प्रोपेगेंडा ये है पाकिस्तान की तरफ से पीओके को कि पीओके को का अपना प्रधानमंत्री भी होता है और वहां राष्ट्रपति भी होता है। सच ये है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं वहां। एक प्रोपेगेंडा ये है कि पीओके का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अलावा असली ताकत इस्लामाबाद में बैठी एजेके काउंसिल के पास है, जिसका अध्यक्ष पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। दूसरा प्रोपेगेंडा, अलग स्वतंत्र विधानसभा और 5 साल में चुनाव होते हैं। असलियत यह है कि पीओके की विधानसभा के पास असली ताकत नाम मात्र की है। रक्षा, विदेश नीति या सुरक्षा से जुड़ा कानून नहीं बना सकते हैं। अगला प्रोपेगेंडा है वहां निष्पक्ष बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। सच यह है कि पीओके में सरकार सिर्फ पाकिस्तान की कठपुतली होती है। इसमें 12 आरक्षित विधानसभा सीटें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। अगला प्रोपेगेंडा है पीओके के पास 1947 से अलग अंतरिम संविधान है। सच यह है कि पीओके पर कब्जे का समर्थन न करने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रोपेगेंडा है पीओके के पास अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। सच यह है कोर्ट तो है, लेकिन जजों की नियुक्ति इस्लामाबाद से ही होती है। इसकी ताकत पाक के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास ही होती है। यह है प्रोपेगेंडा और असलियत। अब मैं आपको दिखाऊं, दरअसल पाक के पूर्व पीएम नवाज ने पीओके का पीएम बनने की इच्छा जताई। उन्होंने एक रैली में कहा कि अगर उनकी पार्टी की जीत होती है तो वो शाहबाज से कहेंगे कि उन्हें पीओके का पीएम बना दो। तो इस दौरान उन्होंने पीओके को अपना दूसरा घर बताया। उन्होंने कहा कि अगर वो पीओके के पीएम नहीं बन पाते हैं तो फिर भी वो मुजफ्फराबाद और दूसरे शहरों का दौरा करते रहेंगे ताकि वो खुद पीओके में विकास कार्यों की समीक्षा कर सकें। इस चुनाव में नवाज शरीफ और बिलावल ने पूरी ताकत झोंक दी है। नवाज के साथ ही मरियम भी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रही हैं। और खास बात यह है कि यहां नवाज और बिलावल की पार्टियों में मुकाबला है, जबकि पाकिस्तान में यही दोनों पार्टियां गठबंधन की सरकार चला रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नवाज शरीफ। ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। और आइए, नवाज शरीफ को आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर लगातार बारिश से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के देशों के हालात क्या हैं। देखिए जरा, मैक्सिको की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैक्सिको में बाढ़ आई है, गाड़ियां कैसे खिलौनों की तरह पानी में बह रही हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, चीन से आई है, सैलाब में बह गई गाड़ियां।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन की तस्वीरें हैं। सैलाब में गाड़ियां बह गई हैं। ये जो मैक्सिको और चीन की तस्वीर दिखाई मैंने आपको, असम भी ले चलता हूं आपको। ये हमारे सहयोगी की रिपोर्ट है असम की। असम में भी लगातार बारिश से देखिए पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। पानी भरा हुआ ग्राउंड जीरो से पानी में के बीच जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती इन तस्वीरों को आपके सामने ला रहे हैं। ये एक गांव है जहां पे कि पिछले 4 दिनों से इस तरह पानी भरा हुआ है और इस पानी के बीच ये लोग किसी तरह अभी भी यहाँ पे है। ऐसा पानी पहले कभी देखा था सब बाढ़ कभी? नहीं करे, पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार। ये एक बात जो लोग बार बार कह रहे हैं हमें कि ये जो इलाका है शिवसागर या फिर इसके साथ सटा हुआ जो चराईदेव जिला है, ये इलाका ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन पे में जो ब्रह्मपुत्र में हमेशा बाढ़ आती है उसमें इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ के लोगों ने इस तरह के बाढ़ पहले कभी नहीं देखा। असम के हालात आप देख रहे थे। बहुत मुमकिन है कि असम में जो प्रशासन है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचा रहा है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।